आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारे खास पेशकश हेल्थ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो ज्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। कुछ लोग तो समस्याओं को भाप जाते हैं और डॉक्टर्स के पास तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समस्या को भाप नहीं पाते और जिसका जो रिजल्ट है वो बहुत खौफनाक हो सकता है। हम बात कर रहे हैं उस गंभीर समस्या की जिसका नाम है डिप्रेशन। और आज डिप्रेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नीलेश कुमार कनौजिया जी मौजूद हैं। नीलेश जी, देखिए, आजकल हमने देखा है कि डिप्रेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोटा के स्टूडेंट लगातार सुसाइड कर रहे हैं। अगर हम बाकी अन्य क्षेत्रों की बात करें, वहाँ भी सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? अगर डिप्रेशन, पहली बात तो हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो डिप्रेशन अहम रोल अदा करता है सुसाइड में। किसी भी टाइप की सुसाइड हो, या स्टूडेंट का हो, या एडल्ट का हो, या ओल्ड का हो, या चाइल्ड का, तो डिप्रेशन बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। बात करें अगर स्टूडेंट लाइफ के लिए, तो डिप्रेशन में दो टाइप के डिप्रेशन होते हैं, एटिपिकल डिप्रेशन और टिपिकल डिप्रेशन। तो जहाँ तक स्टूडेंट में पाया जाता है तो एटिपिकल डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, टिपिकल डिप्रेशन कम पाया जाता है। फिर भी चांसेस ऑफ सुसाइडल जो एक्टिविटीज़ होती है ये डिप्रेशन में कम होती है। फिर भी हम देखते हैं कि स्टूडेंट में अभी करंट सिचुएशन में सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इसमें एक तो दो कारण होता है, ऐसे तो अहम बहुत सारे कारण हैं पर मेन दो कारण हैं। एक तो है एक्सपेक्टेशन, एक तो खुद स्टूडेंट के खुद के एक्सपेक्टेशन एंड पेरेंट के एक्सपेक्टेशन, दोनों मैटर करते हैं कि डिप्रेशन के लिए, ठीक है। और दूसरा जो मेजर रोल प्ले करता है वो रहता है कि पेशेंट के, मतलब स्टूडेंट के, कि कैसे वो उस चीज़ पे इन्वायरमेंट में एब्जॉर्व कर रहे हैं या एडॉप्ट कर रहे हैं। एडॉप्शन इज द मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेशन, मान लीजिए किसी का स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन है कि मैं इस चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ, तो ये होता है पॉजिटिव प्रेशर। इसको भी प्रेशर ही बोलेंगे। और जहाँ तक प्रेशर की बात करें, डिप्रेशन में प्रेशर का रोल तो होता ही होता है, पर प्रेशर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि पॉजिटिव प्रेशर, एक होता है निगेटिव प्रेशर। तो जो निगेटिव प्रेशर रहता है वो स्टूडेंट ज़्यादातर डिप्रेशन में जाने के और सुसाइडल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा देखा गया है। पर जो पॉजिटिव प्रेशर है वो ज़्यादा अचीवमेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जैसे कि मुझे ये गोल अचीव करना है, उसके लिए पढ़ाई करना एक प्रेशर है, तो ये पॉजिटिव प्रेशर है। निगेटिव प्रेशर ये है कि वो उतना मार्क्स पा गया, मैं क्यों नहीं पाया, मैं नहीं कर सकता, वो ऐसा कर रहा है, मुझे वहाँ पे क्यों नहीं बैठा गया, मैं क्यों फ्रंट पेज पे नहीं बैठा, फ्रंट पेज पे क्यों नहीं बैठा। ये सब जो थिंकिंग है निगेटिव, अननेसेसरी थिंकिंग, अननेसेसरी थॉट बोलते हैं, ये जो है रोल प्ले करता है मेजर डिप्रेशन के लिए एंड सुसाइडल के लिए। ठीक है। और देखिए नीलेश जी, बताओ, साइकेट्रिस्ट लाजमी है कि आपने बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट दिया होगा, और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से एज ग्रुप के मरीज आपके पास आते हैं? अगर बात करें कि एज ग्रुप की, तो 17 से 30 एज ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें से 70 to 25 ज़्यादातर न्यू केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। और आफ्टर 25 हमें रेजिस्टेंस केसेस और रिलैप्स केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ऐसा। और बच्चों में अगर बात किया जाए तो बच्चों में 17 से स्टार्ट कर जाते हैं। मैंने 17 के ज़्यादा, 18, 19, 20 के ज़्यादा केसेस देखे हैं। और जिसके कॉजेज ज़्यादातर रहते हैं स्ट्रेस रिलेटेड ज़्यादातर रहते हैं। दो डिप्रेशन को होता है। एक जेनेटिक होता है कि जैसे पेरेंट्स हैं या इनके कोई दादा है, हेरिडेटरी में आ रही है, तो एक तो वो काज होता है। एक होता है स्ट्रेस, कि जैसे कि अब आपसे बात किया ना कि अचीव करनी है कोई चीज़ का, उसका स्ट्रेस है, तो ये भी एक कारण होता है। तो एक स्ट्रेस होता है, एक जेनेटिकल होता है। अच्छा, मतलब डिप्रेशन में भी जेनेटिक्स आती है? आती है, 100% आती है। और वो ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, पर जो स्ट्रेस वाला वो ट्रीट करना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि जो जेनेटिकल है ये भी डिप्रेशन का एक बड़ा कॉज होता है। बहुत बड़ा। आपने बोला कि इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किस तरीके से आप किसी मरीज को बाहर निकालते हैं? क्या ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं उसके लिए? मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होता है? स्पेशल वो हम पहले सीवियरिटी टेस्ट करते हैं पेशेंट का, कि किस सीवियरिटी में आता है, माइल्ड आता है, मॉडरेट आता है या सीवियर आता है। इसमें हम जज करते हैं। अगर सुसाइडल है तो उसको हम सीवियर में रखते हैं, ठीक है। अगर कोई हेलुसिनेशन डिल्यूजन तो उसको ऑलरेडी सीवियर में रखते हैं। अगर माइल्ड टू मॉडरेट में है पेशेंट, तो हम मोस्ट चांसेस, अगर फर्स्ट एपिसोड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो हम काउंसलिंग पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू फार्माकोथेरेपी, मतलब कि दवाओं पे।
ठीक है। बट अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं पेशेंट को कि फार्माकोथेरेपी के साथ साथ मतलब ड्रग के साथ साथ काउंसलिंग साइकोथेरेपी भी किया जाए पेशेंट की। अगर जेनेटिक है तो हम दोनों पहले से स्टार्ट कर देते हैं, फार्माकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी पहले से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आप ये टेस्ट करते कैसे हैं, इसका एक प्रोसेस क्या होता है? स्कोरिंग होती है हमारा, एक स्केल आता है हैम्स डी करके आता है, हैम्स डी करके स्कोरिंग आता है। उस स्कोरिंग के बेसिस पे हम इसकी सीवियरिटी डिसाइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा कि एक ऐसा भी मरीज आपके पास है जो दिल्ली एम्स तक गया लेकिन वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन आपने कुछ अलग थेरेपी दी, कुछ अलग सेशंस दिए जिसके बाद वो बाहर है। इस केस के बारे में डीपली मैं आपसे जानना चाहूँगी। अच्छा, एक केस आया था हमारे पास, अराउंड 35 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट था और उसका रेजिस्टेंट डिप्रेशन था। क्योंकि रेजिस्टेंट डिप्रेशन ये होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ वर्क नहीं करती हैं डिप्रेशन में, डिप्रेशन के सिम्टम्स सस्टेन रहते हैं। तो हमारे पास आया था तो हमने देखा उसका कि दिल्ली एम्स से भी ट्रीटमेंट चल चुका है, गोरखपुर से ट्रीटमेंट चल चुका है, बहुत सारे लखनऊ के डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल चुका था, पर हमारे पास आया था। तो हमने पहले रिव्यू किए कि क्या क्या ट्रीटमेंट चला है। तो जो ट्रीटमेंट चला था उस ट्रीटमेंट पे हमने फोकस ज़्यादा नहीं किया, उस पर हमने वो चीज़ें न्यूअर ड्रग्स थोड़ा ट्राई करने की कोशिश की। और उसके साथ साथ हमने ECT दिया, जिसको बोलते हैं आजकल अगर बात करें तो शॉक थेरेपी बोलते हैं। तो हमने शॉक थेरेपी भी दिया। तो हमने देखा कि फार्माकोथेरेपी और शॉक थेरेपी एंड काउंसलिंग, जिसका फार्माकोथेरेपी 3 कॉम्बिनेशन में हमने देखा उसको इम्प्रूवमेंट आया था। अराउंड 25 से 30 डेज के अंदर उसको 50 to 60% में इम्प्रूवमेंट आया और आफ्टर 1 मंथ उसको अराउंड 70 to 80% इम्प्रूवमेंट आया। तो हमारे लिए भी चैलेंज था और हमें अच्छा भी लगा कि पेशेंट सही हुआ। बिल्कुल चैलेंजिंग था और हाँ। आपने उसको बाहर भी किया। बाहर। बहुत बड़ी चीज़ होती है राइट, किसी राइट। भी मरीज को ऐसे बाहर लाना जो राइट। कि इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से राइट। ट्रीटमेंट करा के है तो बराबर। भी उसे फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखिए, आपने बोला कि 17 to 30 एज ग्रुप ज़्यादा आते हैं राइट। डिप्रेशन के केसेस राइट। आपके पास, जिनसे टैकल करना भी काफ़ी राइट। मुश्किल हो जाता है। हाँ। 17 से कम अगर डिप्रेशन के केसेस आते हैं स्पेशली बच्चों में, हाँ। तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट फॉलो होता है, क्या प्रोसीजर्स होती है? तो सेम प्रोसीजर रहता है, एंटी डिप्रेसेंट ही हम चलाते हैं, साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग पहले ही करते हैं। बट उसमें थोड़े से लक्षण मोस्टली सेम रहते हैं। उसमें एजी रेट में चिड़चिड़ापन बच्चों में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बच्चे लोग अपने एज ग्रुप से मिलना जुलना, खेलना कूदना कम कर देते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं, पेरेंट्स से बात अट्रैक्शन करना या उनसे इंटरेक्ट करना थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये सिम्टम्स अगर आए तुरंत बच्चों को लेके आना चाहिए। अगर अर्ली एज ग्रुप में आता है, जिसे हम अर्ली एज डिप्रेशन बोलते हैं, अर्ली एज ग्रुप में अगर डिप्रेशन आता है तो प्रोग्नोसिस उसकी अच्छी नहीं रहती है एक तरह से। मतलब ये प्रोग्नोसिस कि ट्रीटमेंट उसका हमें थोड़ा लंबा समय तक चलाना पड़ता है, इसलिए तो उसको अगर जितना जल्दी हमारे पास आए उतना जल्दी के ट्रीटमेंट के चांसेस अच्छे रहते हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट के चांसेस, प्रोग्नोसिस बेटर रहती है। अगर डिले जितना करते जाते हैं प्रोग्नोसिस के चांसेस थोड़ा बैड रहते हैं। अच्छा, अमूमन अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। पेरेंट्स Right. कहते हैं कि नहीं एज बढ़ रही है, इस वजह से बच्चे के में Right, हार्मोनल right. चेंजेस आ रहे हैं, Right, हार्मोनल right. चेंजेस का नाम दिया जाता है। हाँ। ऐसे में जो डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स है हाँ। उससे कैसे पहचानें? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है डिप्रेशन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। तो अगर डिप्रेशन का अगर मेन सिम्टम्स बोला जाए तो लो मूड, उदासीपन, पेशेंट जो रहता है उदास रहता है, वो भी सस्टेन उदास रहता है, नहीं कि 1-2 घंटे के लिए, सस्टेन मतलब 24 मोस्ट ऑफ द डे पेशेंट उदास ही रहता है, अकेले ही रहना ज़्यादा पसंद करता है, अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करता है, किसी से बातचीत है, डिक्रीज इंटरेक्शन, किसी से बातचीत करना, सोशलाइजेशन हो या पेरेंट्स हो, किसी से बातचीत, फैमिली मेम्बर से बातचीत करना उसको अच्छा नहीं लगता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में प्लेजर जो एक्टिविटीज़ उसको पहले देती थी, जैसे मूवी देखना, प्लेइंग, ये सब में उसका इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, ठीक है। और उसके बाद खाना कम खाना, वेट लॉस होना, स्लीप नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ये सब सुसाइडल थॉट आना, सुसाइडल विचार आते रहना, कभी कभी एक्ट कर देता है पेशेंट, सुसाइडल एक्शन लाता है, मतलब अटैम्प्ट कर देता है एक तरह से। तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसे डिप्रेशन के सिम्टम्स मिल रहे हैं 15 दिन तक सस्टेन ऐसे मिल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर उससे पहले के मिल रहे हैं तो हम बोलते हैं कि भाई डिप्रेशन फेज में है, उसको दवाई जरूरी स्टार्ट तो कर ही देते हैं ऐसे। देखिए, शहरी इलाकों में तो फिर भी अब लोग डॉक्टर्स का रुख करने लगे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग नहीं जानते डिप्रेशन क्या होता है। Right. वो तो मारपीट का आज भी इस्तेमाल करते हैं। Right, तो ऐसे में गवर्नमेंट को ग्रामीण क्षेत्रों में इसको जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है कि इसमें अहम रोल प्ले करता है साइको एजुकेशन। तो अगर देखिए, अगर एजुकेशन की बात किया जाए तो
ग्रामीण में थोड़ा कम एजुकेशन है ऑन द हर लेवल के पर्सन पे, मैं सभी की नहीं बात कर, हर लेवल के पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा से कमियाँ तो हैं, पर अर्बन लेवल पे ऐसा कमी नहीं है। साइको एजुकेशन मतलब कि माइंड का जो एजुकेशन होता है, शारीरिक एजुकेशन, बॉडी एजुकेशन सबको पता है, जैसे कि डेंगू फीवर है, मलेरिया फीवर है, उसके बाद क्या बोलते हैं इसका टाइफाइड फीवर है, इस सबको पता है कि क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है। पर साइको मतलब मन की जो तकलीफें होती हैं वो गांव में बहुत कम लोगों को पता है, सिटी में भी अभी तो अवेयरनेस अच्छी आ गई, पर गांव में कम लोगों को पता है, इसलिए वो नहीं जान पाते क्योंकि उनको एजुकेट ही नहीं किया गया कभी कि इस तरह। तो अगर एजुकेशन की अगर बात है तो उसमें हम कैंप लगवा सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरी जो हमारा केयर है, जैसे PSC बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, वहाँ पे हम डॉक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, वहाँ पे एजुकेट करते हैं पैम्पलेट के थ्रू या पोस्टर के थ्रू, डिप्रेशन के लक्षण या हम पैम्पलेट बांट सकते हैं, ऐसे तरह से हम एजुकेट कर सकते हैं किसी भी स्तर पे जाके। ठीक है, देखिए नीलेश जी, बच्चे पहले भी थे और हाँ। बच्चे आज भी, एडल्ट्स भी पहले थे, एडल्ट्स बाद में, लेकिन अब उनके हाथों में मोबाइल आ गया है। डिप्रेशन में मोबाइल कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है और सोशल मीडिया स्पेशली? बराबर, सोशल मीडिया मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे अगर बात किया जाए कि 2 टाइप्स के होते हैं, हमारी बॉडी 2 ही टाइप्स की मिलकर बनी है, तन और मन, मतलब बॉडी है माइंड। तो अगर बॉडी जितना रोल प्ले करती है हमारे शरीर को रन करने के लिए, उतना माइंड भी रोल करता है, ठीक है। अगर हम बॉडी को एक्टिव रहते हैं, हमारे 2 टाइप्स के होते हैं प्लेइंग, हमारे सर बोलते थे कि 2 टाइप, एक्टिव प्लेइंग होता है, पैसिव प्लेइंग होता है। अगर हम मोबाइल देख रहे हैं, कोई इंटरटेनमेंट चीज़ देख रहे हैं, तो हम पैसिव लर्निंग कर रहे हैं, पैसिव देख रहे हैं, तो उसमें हमारी खाली बॉडी एक जैसे कि सुन पड़ी, हम खाली जीप में आ रहा है, जा रहा है, हमारा कुछ का इनपुट नहीं है, हम कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। एक होता है एक्टिव वर्किंग, जैसे कि हम खुद इन्वॉल्व हैं किसी प्लेइंग में, किसी काम में, किसी वर्क में, तो हमारा क्या रहता है, बॉडी एंड माइंड दोनों एक्ट करता है, जिससे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स लेवल बैलेंस में रहता है। ये रोल ज़्यादा प्ले करता है। अगर मोबाइल में पैसिव लर्निंग ज़्यादा रहती है, पैसिव ही सब कुछ रहता है, जिसमें बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती, जिससे कि इक्विवेलेंट जो होती है हार्मोन्स की या न्यूरोट्रांसमीटर की, ये मुझे लगता है कि ये भी रोल प्ले करता है। दूसरा रोल होता है कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, आप अगर बात बोले तो सब मटेरियलिस्टिक चेंजेस है, पूरा देखा तो सब मटेरियल से बना है, हम उस पर ज़्यादा क्या बोलते हैं डिपेंडेंट है, कंपेयर टू अपने आप पे, अपने थॉट पे हम डिपेंडेंट है, तो एक रोल प्ले ये भी करता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, अभी हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिप्रेशन, क्या आप मानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में डिप्रेशन के केसेस भी ज़्यादा आते हैं एज कंपैरेटिवली टू ग्रामीण इलाके? ड्यूज टू स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस हो या एकेडमिक स्ट्रेस हो, मेरे हिसाब से यही है कि स्ट्रेस, इसका कारण एक ही स्ट्रेस है। हाँ, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो या सोशल स्ट्रेस हो, ये अर्बन लेवल पे ज़्यादा है और ग्रामीण लेवल पे कम है, तो इसलिए मेरे हिसाब से स्ट्रेस ज़्यादा रोल प्ले करेगा। ठीक है, देखिए नीलेश जी, हम लगातार डिप्रेशन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई एकदम बोलता हुआ इंसान एकदम गुपचुप तरीके से हो जाए, उसको अंधेरे में रहना पसंद हो, लेकिन एक हैप्पी डिप्रेशन भी मैंने सुना है, ये क्या है? राइट, उसको हम स्माइली डिप्रेशन बोलते हैं, हैप्पी डिप्रेशन को स्माइली डिप्रेशन बोलते हैं। पेशेंट अंदर से तो डिप्रेस रहता है, उसको किसी चीज़ में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, अपने निगेटिव थॉट को वो हमेशा, उसके माइंड में निगेटिव थॉट चलता रहता है, उसी पे वो उदास भी रहता है, लो मूड भी रहता है, उसको चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती, बट बाहर से प्रेजेंट वो हैप्पीली करता है, अपने आप को हैप्पीली प्रेजेंट करता है, तो इसलिए उसको हैप्पी डिप्रेशन बोलते हैं। कि अंदर से तो वो दुखी है पर बाहर से वो स्माइली करता है, प्रेजेंट हैप्पीली करता है, इसलिए उसको हैप्पी डिप्रेशन बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये भी उतना ही डेंजरस है जितना कि मेजर डिप्रेशन है। लेकिन हम पहचाने कैसे कि किसी को ये स्माइलिंग डिप्रेशन है? बराबर, हाँ सही बात है, उसके बर्ताव से, बिहेवियर से हम पहचान सकते हैं। 2 बिहेवियर होता है, एक तो जो बात करने की बिहेवियर उससे, और जो एक्टिविटीज़ है उससे, कि एक्टिविटीज़ में क्या कि आपसे जब मिला तो बात किया, स्माइल करके सब कुछ करके, फिर अदर्स टाइम में क्या कर रहा है, अकेले में बैठा है, किसी से इंटरेस्ट नहीं, बैठा है रहता है, अगर जाओ फिर मिलने तो फिर स्माइल करके बात करता है, तो वो ऐसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी कैसी रहती है, बिहेवियर कैसा रहता है। थॉट में अगर हम देखेंगे तो बात करते समय उसके बहुत सारे ऐसे थॉट होते हैं जो निगेटिव की तरफ रहते हैं, निहिलिस्टिक की तरफ, कि अब क्या है दुनिया में, मेरा जीवन चल रहा है नहीं तो मैं क्या करूँगा, हंस के स्माइल करके। उनकी बातों से भी पता चलता है, उनके बिहेवियर में भी पता चलता है कि वो सुसाइड की बात करते हैं या निगेटिव जैसे सुसाइडल वाली चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हीं के मोस्ट ऑफ द टाइम बातों में उन्हीं की बातें नज़र आएंगी आपको, तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो
उसको हम इससे पहचान सकते हैं। ठीक है, देखिए नीलेश, अगर एक हंसता खेलता इंसान अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिससे उसको झटका लगे, तो क्या ये भी एक डिप्रेशन टाइप का होता है क्या? राइट हो सकता है, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। किसी भी प्रकार से अगर स्ट्रेस आ सकता है, किसी भी ब्रेकअप भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेकअप हो सकते हैं, या लॉस ऑफ फाइनेंशियल लॉस होता है, सोशल लॉस हो सकता है, प्रेस्टीज जाने का गम रहता है, या रिटायरमेंट एक पार्ट ऑफ ओल्ड एज में मैंने देखा है कि डिप्रेशन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, और मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे जो रिटायरमेंट के बाद आते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद क्या लोनलीनेस फील बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो अथॉरिटीज़ पर्सन रहते हैं उनको अथॉरिटीज़ मिलती है ना, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन के लिए कॉज रहता है। तो हाँ रहता है, और स्ट्रेस मेजर रोल प्ले करता है। एनी भी नेगेटिव इवेंट रहता है तो कर सकता है, डिप्रेशन कर सकता है। अच्छा, हम लोग 17 to 30 एज की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ओल्ड एज पे रुक करें तो सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप के लोग आते हैं ओल्ड एज की अगर हम बात करें तो? 60 to 70 एबव द 45 अगर बात करें तो 45 के बाद 60 के बीच में, 65 मान लीजिए, तो बीच में मुझे लगता है कि ज़्यादा पेशेंट आते हैं। 45 के बाद 45 और 65। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा। अच्छा, अगर एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर डिप्रेशन से बचना है हाँ, तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करें? डाइट, क्योंकि मैंने देखा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो डाइट क्या फॉलो करें, क्या कुछ चीज़ें फॉलो करें? राइट, बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम लोग फार्माकोथेरेपी ड्रग्स पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट एक्चुअली प्रिकॉशन ही ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो प्रिकॉशन में क्या करना है, रेगुलर टाइमिंग रहनी चाहिए। जैसे एक आपको योगा, अगर कोई भी बीमारी नहीं तभी योगा मेडिटेशन अहम रोल प्ले करते हैं। इसमें इससे ऐसा रहता है, योगा और मेडिटेशन से हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो डिप्रेशन को कॉज करते हैं वो बढ़ाता है। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन होती है, उसको अच्छे लेवल पे लेके जाता है, बढ़ाता है, जिससे हमारा डिप्रेशन कम होता है। ये योगा से और इससे मेडिटेशन से होता है। और गाबा जो होता है, जो हमें स्लीप बेटर करता है, हमारा मूड भी इम्प्रूव अच्छा करता है, काम कूल रखता है, इरिटेबिलिटी को कम करता है। गाबा एक वर्कआउट का टाइप है क्या ये भी? नहीं, एक न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन की बात करते हैं, अच्छा, जैसे एक गाबा, तो ये सब सीक्रेट, सेल्फ सीक्रेट, नेचुरली सीक्रेट होते हैं बाय योगा, बाय मेडिटेशन, बाय वॉकिंग, बाय रनिंग, या कोई एनी फिजिकल स्पोर्ट करे या एक्टिविटीज करे, उसमें नेचुरली है। तो ये बहुत अहम रोल करता है। अगर हम पेशेंट को एडवाइस भी करते हैं, कोई डिप्रेसिव पेशेंट आते हैं, कि आप सुबह शाम योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या कोई एक फिजिकल वर्क कीजिए जिससे आपका बैलेंसिंग रहे, क्योंकि बॉडी के चाहिए, बोला ना कि बॉडी माइंड दोनों को इक्वलाइजेशन चाहिए, कि दोनों को सेम रखना है, तो वो प्ले रोल करता है। राइट, तो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। अब खाने की बात है तो खाने में बैलेंस डाइट जरूरी है, ठीक है, ओवर ईटिंग नहीं जरूरी है, बैलेंस डाइट जो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इक्विवेलेंट डोज में रहे तो ज़्यादा बेटर। और ओबियसली जितने भी ग्रीन वेजिटेबल हैं हमारे लिए बेटर होते हैं, फ्रूट्स हैं हमारे लिए बेटर होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे साथ नीलेश कुमार कनौजिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि डिप्रेशन एक गंभीर समस्या तो है, लेकिन अगर टाइम से इसका इलाज मिल जाए और अगर परिवार का साथ मिल जाए तो जो इंसान है वो आसानी से इस डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। ऐसे में बस हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही हमारे आसपास के लोगों का जो नेचर में लगातार परिवर्तन आ रहा है उस पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन हमने यही देखा है कि जब भी नेचर में चेंजेस आते हैं तो यही कहा जाता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से इंसान में चिड़चिड़ापन आ रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन अगर किसी को भी जरा भी चिड़चिड़ापन आप देख रहे हैं, या अपने आसपास कोई भी ऐसा मनुष्य है, इंसान है जिसके नेचर में ड्रास्टिक चेंज आता है, तो देर ना करें, सीधा डॉक्टर्स का रुख करें, क्योंकि ये गंभीर समस्या भी हो सकती है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।